नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 11,290, जी हाँ, ये आंकड़ा है किसानों ने आत्महत्या की है 2022 में, उसका एनसीआरबी का डेटा ये बताता है, ये आंकड़े बताता है। तो इस देश के अंदर किसानों का क्या हाल है, इस आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। दूसरी तरफ हम स्थिति देख रहे हैं कि किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, वो लगातार पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है और तमाम चीजें देखने को मिल रही है। दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। एक और परिस्थिति देखिए, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई है और हर कोई खुश है इस बात से, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उसे लागू कर दें, ना कांग्रेस सरकार ने वो किया और ना ही मोदी सरकार कर रही है। यानी कि बातें खूब हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति सुधर जाए इसके लिए काम होता हुआ नजर आ नहीं रहा। राजनीतिक तौर पर चीजें बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच स्वामीनाथन जी की बेटी है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ अपराधियों जैसे व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या मायने हैं इसके, तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, तीन परिस्थितियां बताई मैंने। एक तरफ स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है, हर कोई खुश है, उनकी रिपोर्ट लागू कर दी जाए, इसको लेकर ना पिछली सरकार और ना अब की सरकार उसे लागू करने की स्थिति में आई है। और तीसरी तरफ ये बयान है और एक स्थिति जो बॉर्डर्स पे देख रहे हैं वो तो है ही। देखिए, एमएस स्वामीनाथन साहब की मृत्यु पिछले साल सितंबर के महीने में हो गई और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिला है। आज अगर वो जीवित होते, जीवन भर किसानों के लिए उन्होंने काम किया, तो वो क्या सोचते, वो क्या कहते। जिस तरह से उनकी बेटी ने बातें कही हैं, शब्द कहे हैं, वही उनकी भावनाओं का एक प्रतिबिंब है। बड़े आश्चर्य की बात है कि किसानों के लिए हमदर्द हर सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन समय समय पर हम किसान आंदोलन देखते रहते हैं। इस सरकार में यह दूसरी दफा है, पर ऐसा नहीं है कि इसके पहले सरकारों में किसानों ने आंदोलन नहीं किया है। दिक्कत यह है कि आपने एक एनसीआरबी के डेटा को कोट किया, जिसमें कि करीब 12,000 किसानों ने आत्महत्या पिछले साल की है। और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं जो लिखित में है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े होंगे जो नहीं है, ये तो ऑफिशियल है। कई मौत दर्ज नहीं की जाती, अनऑफिशियल डेटा तो बड़ा होता है। एक और आंकड़ा है जो कि एनएसएसओ का है, सरकारी आंकड़ा है। वो ये कहता है कि हमारे देश में हर तीसरा किसान अपनी पैदावार की बिक्री से जो उसे हासिल होता है उससे नाखुश है। हर तीसरा किसान, 1/3 ऑफ द फार्मर्स जो है, वो अपने प्रोड्यूस का उचित मूल्य जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इसकी उसे रंजिश है, दुख है। ये भी कहा जाता है कि करीब करीब 1/4 पैदावार, मान लीजिए जो किसान की पूरी पैदावार है उसकी 1/4 जो पैदावार है वो सही तरीके से कभी नहीं बिक पाती है। मतलब 3/4 ही या तो मिलों में या बाजार में तरीके से बिक पाती है। कभी भंडारण की समस्या आ गई, कभी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ गई, कभी बाजार में बहुत ज्यादा सप्लाई आ गया, तो 1/4 उसका हमेशा जो है वो बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए कि सालों मेहनत करना है और उसके बाद फिर 1/4 प्रोड्यूस जो है वो बर्बाद हो जा रहा है, उसकी मूल्य, उचित मूल्य भी नहीं आ रही है किसान को। तो किसान के सामने कर्ज लेकर के किसानी करना है और उसके बाद जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और पैदावार ठीक से बिकता नहीं है। ये समस्या दशकों की है। हमारी सबसे बड़ी समस्या कि हम किसानों को बाजार मुहैया नहीं करा पाए। लिहाजा एक कॉन्सेप्ट आया एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि जब बाजार होता है और अच्छा बाजार होता है तो फिर उसकी प्रोड्यूस बिकेंगे, तो फिर वो सरकारी कीमतों पर क्यों जाएगा। सरकार की कीमतें वैसे भी तो बहुत बहुत मार्जिनल लगाई जाती हैं और बाजार तो बहुत बार उछाल भी लेता है।
लेकिन ज्यादा किसान आज की तारीख में चाहते हैं कि एमएसपी पे ही बेचे, बिक जाए, इतने पे भी नहीं बिक रहा होता है उनका पैदावार, तो हम बाजार उनको उपलब्ध नहीं करा पाए। और जो ये कॉन्सेप्ट आया न्यूनतम समर्थन मूल्य का, इस पर भी प्रोड्यूस जो है नहीं ले पाते हैं। हिमांशु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 22 फसल है जिनके ऊपर एमएसपी तय की जाती है, लेकिन सिर्फ 2 फसलों के बारे में आप सुनते होंगे, गेहूं और धान। बस पैडी एंड व्हीट, इसी के बारे में एमएसपी का बढ़ना घटना सब कुछ होता है, या फिर उसकी प्रोक्योरमेंट, खरीद जो होती है। बाकी के जो 20 फसल है उसका तो नाम लेवा नहीं होता है। सरकारें एमएसपी तय कर देती हैं, कागजों में वो अंकित हो जाता है, जमीन पर कभी ट्रांसलेट नहीं करता है। दिक्कत तो ये भी है ना कि सरकार कितना खरीद पा रही है। सरकार भी 5-7% ही बताया जाता है, उसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5-7% ही खरीद करती है एमएसपी पे। उसके अलावा जो भी बाजार में जाकर अगर कोई बेच रहा है, तो सीधी सी बात है, वो या तो उसी दाम पे बेच रहा है या उससे कम दाम पे बेच रहा है, और ज्यादा उम्मीद यही है कि किसान उस जो एमएसपी है उससे कम दाम पर बेचे। आपको एक उदाहरण देता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है, वो इलाके, इन सब इलाकों में गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की खेती में एमएसपी जैसे होता है, उसमें एफआरए होता है। अच्छा। तो एफआरए पर मिलें जो हैं गन्ना लेती हैं। जब वो गन्ना लेती हैं, और तो एक प्रक्रिया होती है, पर्चियां मिल जाती हैं हर किसान को, क्योंकि मिलों की अपनी एक क्षमता होती है पिड़ाई की, मतलब गन्ना खरीदने की उनकी एक क्षमता है। तो अपनी क्षमता का वो आकलन करने के बाद उसे किसानों में विस्तृत करते हैं कि भाई आपसे हम इतना ही ले सकते हैं, आपसे हम इतना ही ले सकते हैं। किसान अपनी ट्रॉलियों में गन्ना भरकर, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजरे तो आप पाएंगे कि ट्रॉलियां लगी हुई हैं, बिल्कुल सड़क के किनारे लगी रहती हैं, और किसान उसी में सो रहा है, नीचे में बना रखा है सोनी का जगह, और कभी 2 दिन कभी 3 दिन बाद नंबर आ रहा है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि रखे रखे गन्ना जो है वो सूख जाता है। हाँ। उसकी जो नमी है वो घट जाती है। बड़ी तकनीकी बात है। तो जितना वो सोच के आता है कि यह गन्ना मेरा है, उससे कम निकलता है, क्योंकि 3 दिन अगर वो सीधे धूप में है तो थोड़ा तो उसका वजन कम ही जाएगा। बिल्कुल। इन परिस्थितियों से जूझता हुआ वो जब बेचता है, पैदावार उसकी होती है अगर मान लीजिए कि एक्स अमाउंट, तो वो बेच पाता है उस एक्स का आधा अमाउंट। अब आधे का वो क्या करेगा, क्योंकि कोई मिल लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो पहुंचता है कोल्हू के पास। अब आप ये फर्ज करें कि एमएसपी पर मिल में तो ले लिया गया 325 रुपए, मान लीजिए कि प्रति क्विंटल चला गया वो। जब कोल्हू के यहां पहुंचता है तो वो 325 घट के 200 रुपए हो जाता है। वहां गुड़ बनाते हैं कोल्हू में, और वो जो पुरातन परंपरागत तरीके से गुड़ बनता है, जिसके आपको वो चकले आपको वो बैलगाड़ियों में लेकर वो बेचते हुए आपको किसान मिल जाते हैं, शहरों में भी आते हैं, तो वो दुर्गति हो जाती है। यानी कि पैदावार पूरी तरह से बिक नहीं पाया, ये एक स्थिति हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जैसे सरकार आज दावा कर रही है कि भाई हमने तो पिछले 10 सालों में जबरदस्त तरीके से एमएसपी बढ़ाया है। मान लीजिए कि ज्वार बाजरा 1500 रुपए प्रति क्विंटल उस वक्त ली जा रही थी, आज वो 3180 रुपए है, तो हमने तो दुगना कर दिया ना। तो फिर नाराजगी किस बात की है? आपने दुगना कर दिया, प्रोक्योरमेंट कितना हुआ? आपने बताया कि उसका आंकड़ा रफ है 5 से 7%, एक आंकड़ा है 6%। भारत में 6% लोग किसान हैं जो एमएसपी पर अपना पैदावार बेच पा रहे हैं। 94% किसानों का क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हरित क्रांति का क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा है, यहां तो किसान फिर भी मजबूत हैं, क्योंकि सारे एमएसपी के खरीद इसी इलाके में हो रही है। खुशहाल किसान है जिसके पास अपना ट्रैक्टर है। लेकिन जो किसान भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है या हल से खेत जोतता है, उसमें तो आंदोलन करने की भी क्षमता नहीं है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां जहां सब्जियां उगाई जाती हैं, तो एक आपने तय कर लिया कि भाई आज मैं सब्जी जाके मंडी में बेचूंगा, तो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बिल्कुल। वो ट्रांसपोर्ट ट्रॉली लेकर के जाता है, वहां रख देता है। फर्ज करें शाम तक आपको उचित मूल्य नहीं मिला, आप वापस लाएंगे क्या? आप वापस तो ला नहीं पाएंगे। अंत में स्थिति ये हो जाती है कि जो मिल रहा है उस पर दे दो, और जो बिचौलिए होते हैं वो शाम का इंतजार करते हैं। कई दफे बिचौलिए भी नहीं लेते हैं, और मैं कई दफे मंडियों के बाहर बहुत सी गोभी और मूली फेंका हुआ हमने देखा है। वो गाय और सब वो लगे खा रहे हुए हैं, खा रहे हैं। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको लेकर के जाए। तो जो फल सब्जी पैदा करता है किसान, उसकी बिक्री की तो और भी समस्या है, बिकॉज दे सेल पेरिशेबल आइटम्स, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो जाहिर है कि वो लाया और आनंद फानंद में उसे बेच देना है, जो भी मिल रहा है बेच देना है। आपको एक और कहानी बताता हूं, और ये सब कहानियां मैंने कवर की हैं, तो इसीलिए आप तक पहुंचा भी पा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि नया आलू नवंबर में आ जाएगा, तो पुराना आलू जो है उसको किसान लेकर के जाए, कोल्ड स्टोरेज से ये फोन होना शुरू हो जाता है। अब कोल्ड स्टोरेज में बोरे के बोरे किसान ने रखवा रखे हैं। अब नया आलू आने वाला है, किसान देख रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझसे 3 महीने प्रति बोरे 125 रुपए के हिसाब से लिए जाएंगे। वो मैं कहां से दूं? क्योंकि बाजार में इस आलू को लेने के लिए अभी तक कोई तैयार ही नहीं है। इस आलू को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और नया आलू भी आ गया है। तो मैं इसको अगर वहां से निकालता हूं तो मैं इसका करूंगा क्या? मैं तो बेच ही नहीं पाया। और आप इस तरफ अगर जाएं, आगरा, मथुरा, शाहबाद, ये पूरा जो इलाका है ना, 11 जिले उत्तर प्रदेश के, ये पोटैटो कैपिटल की तरह है। यहाँ ये समस्याएं खूब आती हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि वो आते ही नहीं है। कोल्ड स्टोरेज वाले बताते हैं कि उनका फोन लेना वो बंद कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटम दे देते हैं उनको कि अगर तुम फला तारीख तक नहीं आए तो तुम्हारा माल हम बाहर फेंक देंगे। वो नहीं आते हैं, और उनका माल उठा उठा करके नई फसल के लिए जगह बनाने की गरज से बाहर कोल्ड स्टोरेज के सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और ऐसे दृश्य मुझे कई बार देखने को मिले हैं कि गाय और दूसरे जानवर आकर के बाहर पड़ा हुआ आलू खा रहे हैं। सोचिए उस आलू को पैदावार की शक्ल देने में जो प्रयास लगा, वो क्यों जाया हुआ? क्योंकि उसको बाजार नहीं मिला समय से। अगर सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में बाजार मिल जाता, बिक्री हो जाती, तो वो कोल्ड स्टोरेज वाले को भी दे पाता। सरकार तो यही कहती है, हम कानून लेके आए थे, हम तो कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होगा इस चीज का, कि हम मंडियां बाहर भी लोग खरीद पाए, और फिर जो किसान जहां जाता उसका बिक जाता। लेकिन इसमें ये करते, इसके लिए एमएसपी की गारंटी देनी थी, लेकिन वो सरकार नहीं दे रही थी। तो पेज तो ये एमएसपी को लेकर ज्यादा फंसा है। मेन जो मांग है वो एमएसपी को लेकर ज्यादा फंसी हुई है। आप सरकार अगर ये कहती है कि हमने तो देखिए प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए ये कर दिया था, अब आप बताइए कि वो जो प्राइवेट वाले हैं वो खरीद करके लेकर के चले जाएं, यही सरकार चाहती है। एक्सपोर्ट हो जाए, है ना, बाहर चला जाए। तो चीनी पर आप रोक क्यों लगाते हैं फिर? एक्सपोर्ट पर रोक लगा देते हैं आप। शुगर पर आपको लगता है कि अगर बाहर चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल यहां हो जानी है। गन्ना आप खरीदने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह, और चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देते हैं। कमाल की ये विरोधाभासी चीजें हैं कि आपको चीनी पे एक्सपोर्ट, और कभी अगर एक्सपोर्ट पर रोक न लगाते हैं तो ड्यूटी इतनी हाई कर देते हैं कि कोई आदमी एक्सपोर्ट के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप खुद गन्ना खरीदने के लिए जो पैदावार है उसके लिए आपके पास कैपेसिटी नहीं है। कब होगी कैपेसिटी? प्याज जो नासिक के किसान हैं वो कभी तो आसमान छूती कीमतें देखते हैं प्याज की, और कभी ये स्थिति हो जाती है कि वो बहाना शुरू कर देते हैं, पानी में कोई खरीदने वाला नहीं है, सड़कों पर फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बाजार सामान्य तरीके से किसान को नहीं मिल रहा है, इसीलिए एमएसपी की मांग है जो आप कह रहे हैं। किसान सोचता है कि कम से कम वो तो मिल जाए जिससे लागत कवर हो जाए, एमएसपी तो मिल जाए।
एमएसपी आप डिक्लेयर कर देते हैं, लेता कोई नहीं है एमएसपी पे, मात्र 6% अनाज बिक रहा है एमएसपी पे। तो ये जो किसान है ये कह रहे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। कानूनी गारंटी का अर्थ ये होता है कि इससे कम कीमत पे हमसे कोई नहीं खरीदेगा, हमसे इससे कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा। सरकार ने, अब सारी चीजें सरकार नहीं खरीद सकती है, ये किसान भी जानता है। ये हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो इस बात को समझते हैं कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट बाय द एंटायर प्रोड्यूस, लेकिन जहां भी बिके वो इसके नीचे नहीं बिके। जैसे मान लीजिए आढ़ती भी ले रहे हैं, बिचौलिए भी ले रहे हैं, तो वो एक सीमा के नीचे नहीं ले। जैसे मनरेगा में मजदूरों के साथ कर दिया गया कि भाई आपको हम देंगे 200 रुपए, तो कहीं भी मजदूर जो है वो 200 रुपए प्रतिदिन से उसको कम मिलता है तो वो काम ही नहीं करता है, वो मनरेगा में चला आता है। एक फर्श तैयार कर दिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्श के नीचे गिर ही नहीं सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप नहीं देंगे तो ठीक है, मैं मनरेगा में अपना समय काट लूंगा, वहां कमा लूंगा, 200 से तो कम में काम नहीं करूंगा। पहले तो लोग भोजन देकर के काम करा लिया करते थे ना गांव में। आज की डेट में किसानी की क्या समस्या है? मजदूर नहीं मिलता है, मजदूर नहीं मिलता है। आप सुनते होंगे कि मजदूर ही नहीं मिलता है गांव में, काम जितने भी हैं पड़े हुए रह जाते हैं और किसानी बड़ी सफर कर रही है। ये तो लेकिन एक जो फर्श दे दिया उसके नीचे वो जा नहीं सकता है। ठीक एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का अर्थ वही है कि आप उनको एक फर्श दे दें, उसके नीचे कोई आड़ती, कोई बिचौलिया, कोई बड़ा पार्टी जो होता है जिसके पास बहुत से गोडाउन्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो खरीदेंगे तो इससे कम में नहीं खरीदेंगे। ये वो मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि सरकार ही पूरा खरीद ले। एक नारा था, अब दिल्ली दूर नहीं, तो किसानों के लिए दिल्ली दूर हो क्यों रही है? और दिल्ली पहुंच जाए, यहाँ के हंगामा ना करें, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से बैरिकेटिंग कर देना, इस तरह से पक्की पक्की दीवारें खड़ी कर देना क्या दिखाता है? कि इलेक्शन से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है सरकार। और अगर इलेक्शन से पहले रिस्क नहीं लेना था तो जब पहला आंदोलन हुआ था उसके बाद ये चीजें सिर्फ आपने अपने जो कृषि कानून लेकर आए थे आपने वो वापस ले लिए थे। क्या आपको लगा कि बस यही इतना ही था? देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, हंगामा, बैरिकेडिंग, स्पाइक्स वाली वो चीजें जिस पर ट्रैक्टर के टायर फट जाए, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो मॉडिफाइड आई हैं उसमें हॉर्स पावर ज्यादा है तो चढ़ाई होगी, रबर बुलेट्स, ड्रोन से, इससे ज्यादा क्या ही होना है? ड्रोन से गिराए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोलियां चल रही हैं। इतनी बातें जो हम लोगों ने अभी की, फोकस इससे पूरी तरह से हट करके उस लड़ाई और संघर्ष पे चली जाती है। आज के डेट में एमएसपी क्यों जरूरी है, पृष्ठभूमि क्या है, समस्याएं क्या है, बाजार क्यों उपलब्ध नहीं है, ये सारी बातें जो है वो चर्चा में आए, उस चर्चा से डिफ्लेक्ट हो जाती है बात। अगर आप मारपीट, खींचतान, जेल में भरो, आंदोलन, चक्का जाम, रेल रोको, इस पे बात चली जाती है। और यही हमेशा से, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें रोका जा रहा है तो सरकार की कोई किरकिरी हो रही है, जी नहीं हो रही है। सरकार मेन बहस से, और ये हर सरकार करती है, मेन बहस से बात को डिफ्लेक्ट करने में सफल हो रही है। नहीं तो किसानों की ये हार हो जाती है। पिछली बार यही तो हुआ, खालिस्तानी है, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, राकेश टिकैत नहीं, उनको कुछ और संज्ञा दी गई। तो तमाम चीजें करके आप मुद्दों से भटका तो सकते हैं, इस आंदोलन को भी खत्म कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से सरकार के अंदर ये दमखम है बिल्कुल कि वो कुचल दे इस आंदोलन को या फिर किसी भी आंदोलन को, लेकिन क्या वो हल है? देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो आंकड़ा बताया वो तो सच है ना, सरकार खुद ही बताती है। अब देखिए, आज की तारीख में 21 लाख करोड़ का कर्ज है किसानों पर हमारे देश में, 21 लाख करोड़। इतना माफ नहीं किया जा सकता है। आपकी अर्थव्यवस्था उसका आधा जो अरबपति है उनका माफ किया जा सकता है। पर क्या किया जा सकता है, ये इस पे आइए। आप 21 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकते हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी आधी अर्थव्यवस्था है। आप कर क्या सकते हैं, इस पे तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, कर्ज माफी एक समस्या है। किसान को आसान ऋण उपलब्ध कराने की बातें मैनिफेस्टो में आप ही बोलते हैं, फिर वो आसानी से ऋण ले लेता है, फिर वो इंतजार करता है कि सरकार कोई कहे आकर के कि हम आपका ऋण माफ करेंगे,
वो मैनिफेस्टो का इंतजार करता है। आपने आदत लगाई है लोक लुभावन पॉपुलिस्ट नीतियां ला ला करके, फ्री बिजली आप देते हैं। ये तमाशा जो भारतीय किसानों के साथ हुआ है ना, उसमें उनको सही में आदत लग गई है और वो इंतजार करते हैं। ये कोई भी कर्ज लेकर के ईमानदारी से लौटा रहा हो उस कर्ज को, भारतीय कृषि में ये परंपरा बहुत ही जर्जर है, बहुत कमजोर है। इसमें किसी पे शक करने की जरूरत नहीं है, किसी किसान पे। उसको उस बात की हैबिट नहीं लगाई गई कि वो पैसे ले अगर तो उसी प्रकार दे जैसे कि कोई फ्लैट खरीदता है तो बड़ी ईमानदारी से हर महीने अपना ईएमआई डालता है। वो जानता है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो व्यवस्था कैसे नहीं आ पाई? क्योंकि राजनीतिज्ञों ने एंट्री मारी। आज राजनीतिज्ञ इसमें घुस जाएं और कहने लगे कि जितने, मेरा एक वादा ये है कि जितने लोगों को ईएमआई देना पड़ रहा है सबों की ईएमआई में आधी करवा दूंगा। आप देखिए कि ये जो पूरी व्यवस्था है जिसके दम पे ये महानगर बन रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये जो एक प्रोग्राम बन रहा है एनसीआर कहते हैं, उसी प्रकार मुंबई, नवी मुंबई जो बन रहा है, ग्रेटर कोलकाता बना है, साइंस सिटी, और कहां कहां वो जो फैल रहे हैं, वो कैसे फैलेंगे? वो नहीं फैलेंगे क्योंकि आप उसमें राजनीतिज्ञ अभी तक थैंकफुली नहीं घुसे हैं। अब देखिए ये कह देते हैं कि माफी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी एक प्रेशर में है, उसकी पैदावार तरीके से उसको फायदा तो दे नहीं रही है, तो वो इंतजार करने लगता है कि कोई हो सकता है कि आए। और वो दूसरी बात ये है कि जैसे ही वो मरता है उसके बाद आप उसके घर पहुंच जाते हैं और फिर उसके घर पहुंचने के बाद उसके साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और कुछ उसको देते भी हैं। कितना बड़ा न्याय है ये। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फिर आर्थिक मंदी आई थी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो लोग बाग पैसों के लिए मोहताज होने लगे, इंडस्ट्री बंद होने लगी, फेल होने लगी, तो उनको पैसे मिल जाते थे जिनके हाथ कट जाते थे, जिनके साथ कुछ अंगभंग हो जाया करता। तो और बहुत सी फिल्में उस दौर की जो हॉलीवुड वगैरह में बनी है उसमें ये बात दिखाई गई। कितने लोगों ने जानबूझ करके अपनी जान दी ताकि उन फिल्मों की कहानी है, ताकि उनको कुछ पैसे उनके परिवार में चले आए। कैश की बड़ी दिक्कत होती है। हमारे किसानों के जीवन स्तर को अगर आप देखें, और ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि एक तृतीय वर्ग का या चतुर्थ वर्ग का राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी जिस तरह की जीवन शैली उसकी होती है, एक अच्छा खाता पीता किसान भी उसको मैच नहीं कर सकता है। वो जिस तरह से सुख सुविधाएं उसको शहर में उपलब्ध है, उसके घर पे जो गाड़ी होती है, वो जो फ्रिज एसी वो लगा करके, और घरों में जो उस तरह के सोफे रखता है, एक तृतीय चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी भी क्या एक सामान्य औसत किसान नहीं रख सकता है? क्योंकि कैश नहीं होता है उसके पास। नौकरी करने के सबसे बड़े फायदे में होता है कि कैश होता है, और कैश सब कुछ। कैश तक पहुंचते पहुंचते उससे उस किसान को खेत में लंबी लंबी रातें गुजारनी पड़ती हैं। उस पैदावार को एक अच्छा खरीदार मुहैया कराना पड़ता है, तब जाकर के कैश मिलता है। और फिर वो कैश जो होता है वो नाकाफी होता है, क्योंकि बहुत कर्जे लिए जाते हैं। वो पूरी अर्थव्यवस्था उसके कैश पर निर्भर है। वहां दर्जी, वहां राशन वाला गांव में वो भी इंतजार करता है कि भाई इनका प्रोड्यूस बिकेगा तो वो जो पिछले बार का इन्होंने कपड़े सिलाए थे उसका पैसा देंगे। वो सर्कुलेशन है इकोनॉमी का। उस व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझ करके एमएस स्वामीनाथन ने ये रिपोर्ट दिया था 2010 में। दुर्भाग्य कांग्रेस ने नहीं लागू किया। उन्हें राज्यसभा तो भेजा, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, उसके मर्म को समझा नहीं जा सका। आज की सरकार ने भी उस रिपोर्ट के ऊपर प्रॉमिस तो कर लिया 2022 में, लागू नहीं किया, लागू करने की दिशा में प्रयास नहीं किया। और मैं मानता हूं सरकार की सीमाएं हो सकती हैं, पर क्या किया जा सकता है उतना तो किया जाना चाहिए ना। अब देखिए इस बात को भी महसूस किया जा सकता है कि क्यों सामने आ गए हैं किसान। अभी किसान इसीलिए आए हैं कि चुनाव है और चुनाव में ही लोगों की बातें मानी जाती हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई गलत और सही वाली बात नहीं है कि भाई आप मानेंगे अभी
वरना आप कब मानते हैं? पिछली दफा आपने 3 कानून वापस तभी लिए थे ना जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आ गए थे। बिल्कुल। तो उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार किसानों की समस्या को संजीदगी से ही देखती है। ये सरकार भी देखती है। पर ऐसी स्थितियां कैसे आ जाती हैं जिसमें कि अब युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, पुलिस की कार्रवाई से आंदोलन खत्म नहीं होते, फिर तो देश ही आजाद नहीं हुआ होता। तो आप तात्कालिक रूप से कर लीजिए। अब हो सकता है कि वहां जो लोकसभा एमपीज की संख्या है उस क्षेत्र में, उससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को बहुत ज्यादा उम्मीद न हो और इस कारण से वो इस तरह का एक्शन ले रही हो, लोगों का ये भी कहना है। पर चुनाव सामने है और असर केवल उस क्षेत्र में होगा ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री विदेश में है। एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है, उसका उद्घाटन करने के लिए वो गए हुए हैं। तो क्या इस किस तरह से इस क्या गंभीरता नहीं है किसानों को लेकर, ये देखा जाए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि प्रधानमंत्री ना जाएं या फिर वो उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे हैं तो गलत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देश के अंदर कुछ हो रहा है, किसान यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, लेकिन आप, क्योंकि आप ही मुखिया हैं, आप ही कृषि मंत्री हैं, आप ही विदेश मंत्री हैं, आप ही सब कुछ है इस सरकार में, तो खैर ऐसा है ही। मतलब ये खुले तौर पर कहने में इसमें कोई किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आप मुखिया होने के नाते आप बाहर चले गए हैं, किसान यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप आएंगे तो मंचों पर कह देंगे कि हमने 6,000 रुपए दिए, देखिए हमने गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए खाना दे दिया। सिर्फ ये कह देंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे और बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, समस्या बनी रहेगी। हाँ, ये समस्या तो है कि मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, पर अभी तक उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। जो मंत्री जा रहे हैं बातचीत करने के लिए या जो 2 दौर की बातचीत हुई है, उनके उनके हाथ में बहुत कुछ है। ऐसा हो सकता है कि हो, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए, एक तो यह है कि बहुत बारीक समझ किसानी की होनी पड़ेगी। शायद राजनाथ सिंह जाते तो वो बेहतर तरीके का होता। पीयूष गोयल जी की अपनी एक्सपर्टीज है, वो अलग क्षेत्र उनका है। तो हालांकि उसमें नित्यानंद राय हैं जो बेहतर किसानी समझते हैं, पर वो कानून व्यवस्था वाला एंगल उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं। दिक्कत ये नहीं है कि समझते नहीं है, दिक्कत ये है कि जो सरकार में बैठ जाता है वो समझना चाहता नहीं है असल में, और कोई सॉल्यूशन निकाल ले, इस पे बात नहीं होती है। गृह मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, कृषि मंत्री हैं। तो पहले वाले कृषि मंत्री जी तो चले गए और वो वहाँ स्पीकर है मध्य प्रदेश। दूसरे, हाँ, अब इनका एडिशनल चार्ज है। तो आपका ये आकलन सटीक है कि दरअसल जब तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इसमें सक्रिय नहीं होते हैं, बहुत इसका इस तरह के नेगोशिएशन का लाभ होगा नहीं। ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है। और ये वैक्यूम बनाने की जरूरत है नहीं। मतलब आप इलेक्शन से पहले, ठीक पहले, देश में इस तरह का माहौल दूसरे चीजों से ध्यान भी भटकाता है। हाँ, पर अब देखिए, हालांकि ये भी एक अहम मुद्दा है। हम लोगों ने इतनी बात की और आज से नहीं, ये सालों से बात होती आई है, दशकों से बात हो रही है, किसानी कैसे सुधरे, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो ना करें, इसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन फौरी तौर पर चीजें कर दी जाती है। हमने 6,000 रुपए दे दिए, देखिए बहुत फायदा हो गया। हाँ, सम्मान निधि तो दिया है। अब सम्मान तो तभी किसान महसूस करेगा ना कि वो खुद कमाए, उसे फ्री में ना कमाई मिले। हाँ, उसको कमाई मिले और फिर वो सम्मान के साथ सिर उठा के देख सके। देखिए, सिर्फ बात जो देना है हो जाए। हाँ, ये तो आप बहुत ही मतलब अच्छे किसानों का दृश्य देख रहे हैं। ये अच्छे काश्तकार हैं, अच्छी जमीन वाले, जो अच्छे से खेती करते हैं, जिनके पास खेती के लिए कभी कभी विदेशों से भी पैसे आते हैं क्योंकि इनके परिवार वाले विदेश में रहते हैं। तो कई दफे उनकी तरफ से भी पैसे आते हैं, वो भी किसानी में लगते हैं। आप जो बहुसंख्य किसान है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उस तरह के जो किसान हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इस लड़ाई में नहीं हो रहा है। वो लड़ नहीं पाते हैं, तो उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद, जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री से है क्योंकि किसानों की वो बात करते हैं। अब एक हल्के अंदाज में मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी नारायण जी की बात हो गई, उनका मंदिर हो गया, अब स्वामीनाथन जी की बात शायद हो जाए। अब देखिए, अब मैं तो इसे बड़ा ही, मतलब क्या कहूं कि कुछ साल पहले संसद में पूछा गया है कि आखिरकार किसान है कौन, उनकी परिभाषा बता दीजिए। तो जो उस वक्त मंत्री जी थे वो बता नहीं पाए।
वो सिर्फ कि लैंड इतने लोगों के पास हो तो ये किसान है, मतलब ऐसी बातें की उन्होंने। हाँ हाँ, लेकिन किसान की परिभाषा क्या है जिस देश के अंदर ये नहीं पता, और हम कृषि प्रधान देश है। इसलिए कि कंफ्यूजन है कि जो किसान था पहले वो कृषक मजदूर भी हो गया। हाँ देखिए, लैंड होल्डिंग्स टूटती चली गई। बिल्कुल। एक परिवार के पास 6 बीघा खेत थी, हम्म, 3 भाई थे, 2 बीघा हुआ। अब उन 3 भाइयों के अपने बेटे हैं, वो टुकड़ों में बट गया। और आप जानते हैं कि छोटे अगर किसान रहेंगे, काश्तकार, उसके पास होल्डिंग कम होगी, तो उसके परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगी। फिर वो जाता है दिल्ली बंबई में काम करने के लिए। वो जब बड़ी तक क्रॉप खराब, होनी है तब तक काम करा, फिर फिर वो जाके वहां निकलता है, मजदूरी किया। और इतने हाँ छोटे बिल्कुल। से खेत में वो क्या कर पाएगा। हम्म, तो कई दफे वो किसान था, 2 जनरेशन बाद कृषक मजदूर हो गया, हम्म। क्योंकि हो सकता है कि वो बगल के किसी खेत में काम करने लग लेकिन गया। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसे लोगों को कि कौन मतलब कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना कि कौन इस तरह से मजदूरी कर रहा है, कौन कितने टाइम काम कर रहा है। तो इसके लिए ही तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आपने हर निचले स्तर से लेकर ऊपर तक सरकारें चलती हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको आइडेंटिफाई तो करें। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर उनकी समस्या का समाधान निकलेगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब स्वामीनाथन जी की बेटी ने कह दिया, हो सकता है कल को सरकार की तरफ से 4 सवाल उनके ऊपर उठा दिए जाए, लेकिन क्या इससे हल निकलेगा? क्या किसान वहां पर गोली चल रही है, किसान घायल हो रहे हैं, या फिर वाटर कैनन उनके ऊपर चलाया जा रहा है, एक्सपायरी जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, तो उससे क्या कुछ बदल जाएगा? देश का माहौल खराब होगा, मुझे ये लगता है, लेकिन सॉल्यूशन निकाला जाए इसकी बहुत जरूरत है, और किसान संपन्न होगा तो देश और भी ज्यादा संपन्न होगा। कोविड काल में सर आपने भी देखा कि किसानी ने ही कुछ चीजें उठाई, नहीं तो सारे सेक्टर धड़ाम हो गए थे। जी हाँ, जी तो हाँ, बिल्कुल। किसान अगर अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो फिर ये देश भी आबाद होगा। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।